हेलो सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए 3 अंक में आने वाले प्रश्नों को लेकर आए। आप देख सकते हैं ये 3 अंक वाले प्रश्न हैं और पाठ का नाम है अध्याय 3, ठीक है। और पाठ का नाम है मुद्रा एवं साख और विषय है आपका अर्थशास्त्र कक्षा 10th, ठीक है। इसके हम 3 अंक में आने वाले प्रश्नों को लेकर आए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं इसमें, मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं, ठीक है। मुद्रा सभी जानते हैं यानी पैसा। तो आधुनिक रूपों में मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं, तो देखिए उत्तर इसका यहाँ से है। मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी यानी कागज़ के नोट, सिक्के और चेक शामिल हैं, ठीक है। तो मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी यानी कागज़ के नोट, सिक्के और चेक शामिल हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत कौन से हैं, ठीक है। तो बैंकों की आय कैसे होती है, तो देखिए यहाँ से इसका आंसर, कर्जदार से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। यानी कर्जदार क्या होता है, जिसको बैंक ऋण देती है, ठीक है, या लोन देती है, उससे बैंक क्या करती है, ब्याज लेती है, ठीक है। और जिसके पास पैसा जमा ज़्यादा होता है तो वो बैंक में अपने पैसे को जमा करता है, तो उसको बैंक क्या करती है, ब्याज देती है, ठीक है। के बीच का अंतर, ठीक है, बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, ऋण या साख या लोन कह सकते हैं इसको। बहुत सारे लोग ना बैंक से लोन लेते हैं घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, तो उसी को हम ऋण कहते हैं, ठीक है। के औपचारिक स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, बैंक औपचारिक स्रोत की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो एक तो बैंक है औपचारिक स्रोतों का उदाहरण, और दूसरा है सहकारी समितियाँ, ऋण के औपचारिक स्रोत हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋण यानी कि साख बोलते हैं इसको, के अनौपचारिक स्रोत कौन कौन से हैं। जब हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, दूसरे लोगों से पैसा उधार लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अनौपचारिक स्रोतों की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखिए साहूकार से भी अपन पैसा लेते हैं, व्यापारी से लेते हैं, मालिक से ले लेते हैं, रिश्तेदार से ले लेते हैं, और कभी कभी दोस्त से ऋण ले लेते हैं, ठीक है। के साख के अनौपचारिक स्रोत हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विमुद्रीकरण से क्या हर्ष है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए, भारत में नवंबर यानी कि 8 नवंबर, ठीक है, 8 नवंबर 2016 में 500 और 1000 के करेंसी नोटों को अमान्य घोषित कर दिया था, ठीक है। लोगों से कहा गया था कि वे अपने इन नोटों को एक निश्चित अवधि तक बैंकों में जमा कर दें और उसके बदले 500 तथा 2000 रुपये के नए नोट प्राप्त कर लें। इसे विमुद्रीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये तारीख क्या है, 8 नवंबर है, ठीक है, 8 नवंबर 2016, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के 3 कार्य लिखिए। तो मुद्रा के द्वारा यानी पैसे के द्वारा हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। तो क्या है, मुद्रा के 3 कार्य निम्न है। पहला कार्य है विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम क्या होता है, जब हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं
तो उसमें हमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है, यानी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। मुद्रा के बदले हमें कोई किसी भी वस्तु को हम खरीद सकते हैं, तो विनिमय का माध्यम हो गया। दूसरा हो गया मूल्य मापन, ठीक है। तीसरा हो गया क्रय शक्ति का हस्तांतरण, और चौथा हो गया क्रय शक्ति का संचय। तो इसमें आपको मुद्रा के कोई 3 कार्य लिखना है बस केवल, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को समझाइए। तो इसमें देखिए आंसर इसका, जब दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हों, इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं 8 नंबर का। तो इसमें देखिए 8 नंबर का प्रश्न है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी इसको क्या कहते हैं, आरबीआई के 3 कार्य लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 3 कार्य निम्न है। पहला कार्य क्या करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है, यानी करेंसी नोट मुद्रा छापते हैं ये। दूसरा है इसका, भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। तीसरा है इसका कार्य, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह के 3 कार्य लिखिए। तो इसके कोई 3 कार्य लिखना है। स्व सहायता समूह में अधिकतर संख्या कितनी होती है, 20 से अधिक नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। यह भी आपके त्रैमासिक परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसके कार्य क्या हैं वो आपको इसमें लिखना है। तो उत्तर देखिए, स्वयं सहायता समूह के 3 कार्य निम्न है। पहला कार्य है सामूहिक रूप से संगठित होकर कार्य करने की भावना विकसित होती है। दूसरा कार्य है सदस्यों में बचत करने की आदत विकसित होती है। और तीसरा कार्य इसका, सदस्यों में स्वावलंबन की भावना विकसित होती है। तो कोई 3 कार्य इसमें स्वयं सहायता समूह के आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, ऋणों की शर्तों का वर्णन कीजिए। तो ऋण की कौन कौन सी शर्तें हैं उसको हम देख लेते हैं उत्तर। तो पहली शर्त है ब्याज दर, दूसरा है समर्थक ऋणाधार, तीसरा है आवश्यक कागजात और भुगतान करने के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11 नंबर का, चेक द्वारा भुगतान कैसे होता है। तो देखिए इसका आंसर देखिए, चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है, ठीक है। चेक एक ऐसा कागज़ है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है, ठीक है। तो ये है चेक द्वारा कैसे भुगतान होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का, औपचारिक क्षेत्रक या स्रोत, क्षेत्रक या स्रोत एक ही बात होता है, ठीक है। और अनौपचारिक क्षेत्रक या स्रोत के बीच 3 अंतरों का उल्लेख कीजिए, यानी 3 अंतर बताना है औपचारिक स्रोतों में और अनौपचारिक स्रोतों में। तो इसके 3 अंतर निम्न है। अब इसमें थोड़ा सा आगे कर लेते हैं इसको। उत्तर देखिए यहाँ से, पहला है इसमें, औपचारिक स्रोत भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में कार्य करते हैं, जबकि यहाँ से देखिए अनौपचारिक स्रोत किसी भी सरकारी संगठन के अधीन काम नहीं करते हैं। यानी औपचारिक स्रोत केवल 2 ही हैं आपके। कौन कौन से औपचारिक स्रोत, एक तो बैंक है, दूसरी है सहकारी समितियाँ। अगला पॉइंट है इसमें, औपचारिक स्रोत में
ऋण पर ब्याज दर कम होती है, यानी कि जो औपचारिक स्रोतों से हम लोन लेते हैं यानी ऋण लेते हैं उस पर ब्याज दर क्या होती है, कम होती है। जबकि अनौपचारिक स्रोतों में ऋण पर ब्याज दर अधिक होती है। ठीक है, इस पर ब्याज दर औपचारिक स्रोतों में ब्याज दर कम होती है और अनौपचारिक स्रोतों में ब्याज दर अधिक होती है। ठीक है, अगला इसमें अंतर है औपचारिक स्रोतों के उदाहरण। औपचारिक स्रोतों के उदाहरण कौन से हैं? बैंक एवं सहकारी समितियां हैं, यानी दो हैं औपचारिक स्रोतों के उदाहरण। जबकि अनौपचारिक स्रोतों के उदाहरण कौन कौन से हैं? साहूकार है, साहूकार से भी हम पैसा लेते हैं, कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है तो। व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार या दोस्त, वह दोस्त हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मुद्रा किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने, यानी कि मुद्रा से हम क्या करते हैं, यानी पैसा, मुद्रा से हम वस्तुओं को खरीदते हैं और सेवाओं को खरीदते हैं। ठीक है, तथा ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है, यानी कोई बिल वगैरह है तो उसको हम कैसे चुकता करते हैं? मुद्रा के द्वारा चुकाते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा देखिए, मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने तथा ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये एक वस्तु के बदल कर दूसरी वस्तु हम प्राप्त करते हैं उसको हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। प्राचीन काल में, प्रारंभिक काल में वस्तुओं का विनिमय बहुत ही प्रचलित था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, ग्रामीण क्षेत्र के संस्थापक कौन है एवं इन्हें कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर देखिए, ग्रामीण बैंक के संस्थापक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं। ठीक है, इन्हें 2006 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी 2006 में इनको कौन सा पुरस्कार की मिला था? नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, और इसे ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? मोहम्मद यूनुस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ऋण के दो क्षेत्रकों या वर्गों के नाम लिखिए। तो ऋण के दो क्षेत्रक निम्न है। पहला है इसमें औपचारिक क्षेत्रक। औपचारिक क्षेत्रक में कौन कौन से बैंक आती हैं? एक सहकारी समितियां आती हैं। ठीक है, ये इसके उदाहरण है। बैंक एवं सहकारी समितियां किसके उदाहरण है? औपचारिक क्षेत्रक के। दूसरा है इसमें अनौपचारिक क्षेत्र के उदाहरण। तो हम इसमें अनौपचारिक के क्षेत्र के उदाहरण कौन से हैं? साहूकार हो जाएंगे, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार एवं दोस्त। ये किसके उदाहरण है? अनौपचारिक क्षेत्र के उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, औपचारिक क्षेत्रक से प्राप्त ऋण की 3 विशेषताएं लिखिए। तो इसमें औपचारिक क्षेत्रक ऋण की 3 विशेषता निम्न है। तो पहला है इसमें, पहली विशेषता है औपचारिक क्षेत्रक में बैंक एवं सहकारी समितियां आती हैं, यानी औपचारिक क्षेत्रक के अंतर्गत कौन कौन से आती हैं? एक तो बैंक आती हैं, दूसरी सहकारी समितियां आती हैं। दूसरा है औपचारिक क्षेत्र में ब्याज दर क्या होती है? कम होती है। ठीक है, अगला है इसमें भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। ठीक है, इसका अपन अपोजिट भी लिख सकते हैं, यानी अनौपचारिक क्षेत्रक में अंतर पूछ लेते हैं कभी कभी। औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रों में 3 अंतर लिखिए। तो अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का, औपचारिक और अनौपचारिक ऋण या साख एक ही बात होती है, किसे क्या मिलता है? तो आप देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर इसका देखिए,
आलेख, आपकी बुक में आलेख बना हुआ है एक, आलेख में गरीब और अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। आलेख में, आलेख आपका चित्र में बना है, जो आपकी अर्थशास्त्र की बुक है उसमें एक आलेख बना हुआ है यानी चित्र बना है। तो गरीब एवं अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है गरीब परिवार, दूसरा है कम संपत्ति वाले परिवार, और तीसरा है समृद्ध परिवार, और चौथा है अमीर परिवार। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों के जो निर्धन परिवार हैं यानी गरीब परिवार हैं कि कर्जों की 85% ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। यानी जो निर्धन परिवार हैं शहरी क्षेत्रों में, ठीक है, निर्धन माने क्या होता है, गरीब परिवार, इनकी 85% ज़रूरतें किससे होती हैं पूरी, अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। इसकी तुलना में आप शहरी इलाकों के अमीर परिवारों के से कीजिए। आप देख सकते हैं उनके केवल 10% कर्ज औपचारिक स्रोतों से है, जबकि 90% औपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समर्थक ऋणाधार से क्या आशय है। तो इसका आंसर देखिए, समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे भूमि यानी जमीन, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंक पूंजी, बैंक में पूंजी, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। अब अगला लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें मैंने 20 ही क्वेश्चन लिए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर का, प्रारंभिक काल में, जो प्राचीन काल था, में भारतीय मुद्रा के रूप में किसका इस्तेमाल करते थे। यानी जो भारतीय थे वो प्राचीन काल में यानी प्रारंभिक काल में मुद्रा के रूप में किसका इस्तेमाल करते थे। तो आंसर देखिए इसका, प्राचीन काल में भारतीय अनाज, ठीक है, और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। किसका, एक तो अनाज का करते थे। अनाज क्या होता है, जैसे गेहूँ है, चावल हैं, ठीक है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है ये, और पशु, पशुओं में सभी प्रकार के पशु मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा। तो ये थे आपके 3 अंक में आने वाले प्रश्न। तो इनमें से आपके प्रश्न सभी आपको परीक्षा में ज़रूर मिल जाएंगे। आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह अपनी कॉपी में नोट कर लें, और ये भी ध्यान रखना है, पहले आपको क्वेश्चन लिखना है, फिर उसका आंसर लिखना है, फिर 1 लाइन का गैप अवश्य करना है। तो मुझे आशा है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। और मैं आपके लिए इस प्रश्नों की PDF की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप इन प्रश्नों को लिख सकते हैं। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार, थैंक्स।